हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैं सिम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन बाबा 360 पे। जैसा कि आप जानते हो, आज आधुनिक भारत के इतिहास का हमारा आखिरी लेक्चर है। इसके बाद आधुनिक भारत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रक्षाबंधन आपने कल सेलिब्रेट कर लिया होगा। आइए दोबारा से भारत को स्वतंत्र करवाने की जो लड़ाई, जो युद्ध चल रहा था, दोबारा से उसी पर आते हैं। चलिए, पिछली कक्षा के अंदर हम एक हमारे आधुनिक भारत के इतिहास को जिन 6 भागों में बांटा था, उसमें से छठा भाग हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर गांधी युग चल रहा था और वायसराय और उनके शासनकाल के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आइए अगले वायसराय जो आज की कक्षा के अंदर हमें पढ़ने हैं और उन्हीं के शासनकाल के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे, एक तो हमारे होंगे लिनलिथगो वायसराय, जो आज की कक्षा के अंदर जिनका अध्ययन किया जाएगा, और ये कब से कब तक रहे, 1936 से 1944। इसके बाद आए वेवेल, और वेवेल रहे 1944 से 1947। 47 के जो स्टार्टिंग के कुछ महीने थे तब ये रहे थे, और भारत की आज़ादी के लिए फिर लाया गया माउंट बेटन को, जो 1947 के अंदर मार्च से लेकर लगभग अगस्त सितंबर तक ये रहे थे माउंट बेटन। तो 3 आज के हमारे गवर्नर जनरल वायसराय हैं, जिनका हमें आज की कक्षा के अंदर इनके शासनकाल के दौरान घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं लिनलिथगो के टाइम पे, क्योंकि 1936 तक पीछे जो घटनाएं घटित हुई थी वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए तो देखिए, 3 अधिवेशन कांग्रेस के और चौथा अधिवेशन मुस्लिम लीग का, ये 4 हमारे जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट विषय हैं आज की कक्षा के अंदर। ठीक है, 3 अधिवेशन कांग्रेस के कौन कौन से थे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट वन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1937 का अधिवेशन। सेकंड वन 1938 का अधिवेशन, और थर्ड 1939 का। इसके बाद मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन 1940 का। ठीक है, ये 4 अधिवेशन हमें पढ़ने हैं। 3 अधिवेशन हमारे रहेंगे कांग्रेस के, चौथा फिर मुस्लिम लीग का। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि कोई ना कोई विशेष घटना घटित हुई होगी, तभी तो इनको अध्ययन कर रहे हैं। अब उस विशेष घटना को देखते हैं जो इनके अंदर घटित हुई थी। 1937 जो है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फैजपुर के अंदर। ठीक है, फैजपुर गांव के अंदर हुआ था। इसके बारे में मैंने क्यों बताया? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा अधिवेशन बताओ कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, जो विलेज में हुआ था किसी में। ठीक है, तो विलेज में कौन सा हुआ था? फैजपुर वाला। 1938, इसके बारे में एक और बात याद रखना, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, याद रखना। 1938 वाला जो है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हरिपुर के अंदर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1939 वाले के अंदर आपको याद क्या रखना है? ये कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में है। और त्रिपुरी के अंदर जो हुआ था, इसके अंदर क्या था कि एक तो पट्टाभी सीता रमैया और दूसरे सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों के बीच में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, और वोटिंग के अंदर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। लेकिन याद रखिए, पट्टाभी सीतारमैया जो है, इनको महात्मा गांधी जी ने खड़ा किया था, इसीलिए इनकी हार को महात्मा गांधी जी ने अपना अपमान समझा और सुभाष चंद्र बोस जी को परेशान करना शुरू कर दिया। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? यहाँ से इस्तीफा दे करके और एक पार्टी बनाई जिसको हम आज बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाई?
1939 में। और इनके बाद अध्यक्ष कौन बने इसके? अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये थे आपके 3 सेशन जो कांग्रेस के थे, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद में 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग का जो आपका सेशन हुआ था, ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसी सेशन के अंदर पहली बार अलग देश की मांग की थी। अलग देश की मांग की थी। ये जो अलग देश की मांग के लिए प्रस्ताव किसने रखा था? ये प्रस्ताव रखा था फजल उल हक ने। फजल उल हक ने ये प्रस्ताव रखा था अलग देश की मांग के लिए, ठीक है। और इस प्रस्ताव को सपोर्ट किसने किया था, यानी अनुमोदन किसने किया था इस प्रस्ताव का? वो किया था खली कुज्जमान एंड सिकंदर बख्त हयात। ये 2 व्यक्ति थे, खली कुज्जमान और सिकंदर बख्त हयात। इन दोनों ने क्या किया था? ये जो प्रस्ताव रखा था अलग देश के लिए, फजल उल हक ने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। इसका अनुमोदन किया था, याद रखिए। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि रखा किसने, अनुमोदन किसने किया। और अब तीसरी बात आती है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया वो आप याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो हैं उन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। अब पाकिस्तान शब्द के अंदर जो पाकिस्तान है वो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिल ही जाएगा सारा कंटेंट। चौधरी रहमत अली जो हैं इन्होंने जो पाकिस्तान शब्द दिया था, इस पाकिस्तान शब्द का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ से ये शब्द, ये वर्ड उठाए गए? तो देखिए, पी का मतलब है पंजाब, ए का मतलब है अफगानिस्तान, के का मतलब है कश्मीर, आई का मतलब है इंडिया और इसका मतलब बलूचिस्तान, ठीक है। ये है पाकिस्तान शब्द की संपूर्ण परिभाषा। उनके अनुसार पाकिस्तान जो बना है वो पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, इंडिया और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। ये था जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था उनके अनुसार, यानी चौधरी रहमत अली ने ये शब्द दिया था पाकिस्तान, जिसको हम कहेंगे। और ये जो अधिवेशन था आपका, एक बात और बता देता हूँ, ये हुआ कब था? ये हुआ था 23 मार्च को। 23 मार्च 1940 को ये अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। और ये कहाँ पे हुआ था 1940 में? लाहौर के अंदर। अब 23 मार्च को सबसे पहले अलग देश की मांग रखी गई थी, इसलिए 23 मार्च को मनाया जाता है पाकिस्तान डे, पाकिस्तान दिवस के रूप में आजकल मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। और इसी दिन भारत के अंदर क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी जो हुई थी वो 23 मार्च को ही हुई थी, इसलिए भारत के अंदर शहीदी दिवस होता है और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? ये पाकिस्तान दिवस होता है। चलिए, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे अगली कुछ घटनाओं के बारे में। एक 1937 के अंदर ही कुछ एक आधी और अलग घटनाएं घटित हुई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1937 के अंदर 11 राज्यों के अंदर क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। 11 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे। इनमें से याद रखिए आउटकम रिजल्ट क्या आया? 6 राज्यों के अंदर तो कांग्रेस आई पूर्ण बहुमत से, और 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस आई प्लस में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर आई, यानी 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। और 2 के अंदर कौन आया? 2 के अंदर आई मुस्लिम लीग, ठीक है। चलिए, अब 1937 में ही एक और बात याद रखना कि जो बर्मा है उसको भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। आप जानते हो कि तीसरा जो युद्ध हुआ था बर्मा के साथ, उसमें बर्मा को भारत में मिला लिया गया था। 1937 में उसको फिर से अलग कर दिया गया। अब आते हैं इसके बाद क्या हुआ कि आप जानते हो कि 1 सितंबर से 1939 से
और 2 सितंबर 1945। ये वो समय था जिस समय पे सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और चला। यानी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। किस किस के बीच चला? 2 थे, एक एक्सिस पावर, एक एलाइज पावर। एक एक्सिस पावर, एक एलाइज पावर, यानी ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। शामिल कौन कौन था? ध्रुवीय राष्ट्र के अंदर मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और जापान। और यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन था? ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, और इसके अलावा फ्रांस, यूएसए, ठीक है। ये सारे शामिल थे वहाँ पे एलाइज राष्ट्र के अंदर। ब्रिटेन और आपका फ्रांस, रशिया और यूएस, इनके बीच हुआ। क्यों हुआ युद्ध? युद्ध क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, जिसके अंदर ये एलाइज राष्ट्र जो थे इनकी जीत हुई थी, इन्होंने क्या किया? जर्मनी के ऊपर एक संधि थोपी थी जिसको हम बोलते हैं वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि किस पे लगाई थी? जर्मनी के ऊपर। पहले विश्व युद्ध जो है उसका दोषी जर्मनी को पाया गया था और जर्मनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया इस संधि के द्वारा। अब जर्मनी को क्या था? ये संधि बहुत चुभ रही थी, उसको ये स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी, ठीक है। और एट लास्ट इसमें जीत किसकी हुई? एलाइज राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र थे, एट लास्ट उनकी जीत हुई। अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर जो घटनाएं घटित हुई इस विश्व युद्ध के दौरान इन 5-6 सालों में, उसको एक बार हम अध्ययन करते हैं। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? जैसे ही 1939 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन चाहता था किसका सपोर्ट लेना? भारत का सपोर्ट लेना। भारत का सपोर्ट कब मिलेगा? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस उनका साथ देगी। अब इसीलिए कांग्रेस का साथ लेने के लिए क्या किया अंग्रेजों ने? उन्होंने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव भेजा जिसको हम आज अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और ये जो अगस्त प्रस्ताव आया, इसमें इन्होंने क्या कहा? देखो, भारत की तरफ से कांग्रेस ये चाहती थी कि भारत को एक प्रकार से केंद्रीय सरकार का गठन किया जाए, कि भारत के अंदर केंद्रीय सरकार का गठन किया जाए, कांग्रेस चाहती थी। तो इस अगस्त प्रस्ताव जब ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लिए रखा, तो कांग्रेस ने कहा कि भाई सेंटर में एक गवर्नमेंट बनाओ हमारी तरफ से, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन ये युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे? इस युद्ध की समाप्ति के बाद तुम्हारी संविधान सभा बना देंगे, जिसके बाद तुम अपना संविधान बना सकते हो, ठीक है। और इसने कहा कि लेकिन अगर उस संविधान जो तुम बनाओगे उसके अंदर अगर जो ऐसे पिछड़ी हुई जातियां हैं या अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अगर एक भी उसके अंदर मना करेगा तो आप वो कानून नहीं बना पाओगे। यानी एक वीटो दे दी किनको? अल्पसंख्यक को या SC ST को। इसलिए और भी बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि केंद्र में सरकार बनाए, लेकिन आप याद रखो कि अभी आप कहोगे सर अभी तो पीछे आपने बताया था इलेक्शन हुए थे कि जो जिसके अंदर कांग्रेस जीती थी, लेकिन वो राज्यों के अंदर इलेक्शन थे, 11 राज्यों के अंदर। और उन इलेक्शन के अंदर भी क्या हुआ कि 1939 के अंदर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत जो है, भारतीय लोगों को धकेलने लगे ब्रिटिश लोग। कहाँ पे? युद्ध के अंदर, बिना पूछे, बिना कांग्रेस की इजाज़त से बहुत सारे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस जो थी उसने अपने जो राज्य थे, 9 राज्यों में उसकी सरकार थी, उन 9 राज्यों में से कांग्रेस ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया था। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि कांग्रेस के इस्तीफा देने से पहले ही मुस्लिम लीग की देखो 2 ही राज्यों में, बंगाल और पंजाब 2 ही राज्यों में सरकार आई थी।
उसने पहले ही क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग तो पहले ही इस्तीफा दे चुकी थी, अब कांग्रेस ने भी इस्तीफा दे दिया सभी राज्यों से। और जब ये 1939 के अंदर इस्तीफा दिया कांग्रेस ने, सॉरी ये 1900 वैसे तो 1937 के अंदर ही ये गवर्नमेंट आपकी जो चुनी गई थी वो 37 से ही लड़खड़ाती हुई चल रही थी, ठीक है। 37 के अंदर चुनी गई थी, इलेक्शन हुए थे, 37 से ही लड़खड़ाती चल रही थी और एट लास्ट जाके 1939 में उन्होंने इस्तीफा दिया। किसने? कांग्रेस ने। और जब 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो इस दिन को मुस्लिम लीग जो है उसने क्या मनाया? उसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो एग्जाम में याद रखना कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया? 1940 में। किस खुशी में मनाया? जब कांग्रेस ने जो 9 राज्य थे उनके, जहाँ पे उनकी सरकार थी, वहाँ से इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि उनको द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे धकेल दिया गया था भारत को, इसीलिए दिया, ठीक है। तो इतना सब तो पहले ही हो चुका था। इन सब के बाद कांग्रेस का सपोर्ट लेने के लिए आया था कौन? अगस्त प्रस्ताव। क्यों आया था? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो, उनको साथ मिले। तो यही इन्होंने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में तो हमारा साथ दो, हम तुम्हें संविधान सभा बना के देंगे, और भी बहुत सारी बातें बताई। तो लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कर दिया? इसका विरोध किया और इसको कर दिया रिजेक्ट। चलिए, तो गवर्नमेंट जो बनी थी वो 2 ही साल बनी थी। इसके बाद 1940 के बाद 1941 में क्या किया? जापान जो है, जापान इसने बम गिराए, ठीक है। बम गिराए, कहाँ कहाँ बम गिराए? एक तो गिराया सबसे मुख्य रूप से यूएसए जो है उसके एक बंदरगाह है पर्ल हार्बर, ठीक है। यूएसए के अंदर पर्ल हार्बर पे क्या गिराया? बम गिराया। किसने? जापान ने। और इसके अलावा भी ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटिश की जितनी भी कॉलोनीज थी, नहीं ब्रिटिश लोगों का जितने भी अड्डे थे, सैन्य अड्डे थे, उन सब पर बम गिराए। और 1941 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी हालत हो गई खराब, और भारतीय अभी भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि भारत के कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से कुछ रियासतें सपोर्ट कर रही थी वो ब्रिटेन को, लेकिन सारे भारतीय, कांग्रेस ने मुख्य रूप से सपोर्ट नहीं किया था। जब तक कांग्रेस नहीं करेगी तो पूरा भारत उनका सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए हालत खराब हो रही थी ब्रिटेन की, क्योंकि जापान ने जगह जगह से उनकी कॉलोनीज को नष्ट कर दिया था। इसीलिए 1942 में फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत का सपोर्ट लेना चाहा और एक प्रस्ताव भेजा जिसको आज कहा जाता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था ही, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्ष थे और यही अकेले सदस्य थे इसके अंदर। और ये क्रिप्स मिशन पे आए, यानी एक प्रस्ताव भारतीयों के लेके आए। इन्होंने क्या प्रस्ताव लाए भारतीयों को कांग्रेस के सामने? इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को स्वायत्तता दे देंगे उनको, यानी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे अगर भारत हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देगा तो। यानी इन्होंने कहा कि भारत अगर हमारा दूसरे विश्व युद्ध में साथ देगा तो भारत को स्वायत्त राज्य बना देंगे। ये प्रस्ताव था, स्वायत्त राज्य, यानी अपनी संविधान बना सकते हैं, वो अपने नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि कांग्रेस ने 1929 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम स्वायत्त राज्य नहीं बनेंगे, हम डोमिनियन नहीं बनेंगे, हमें बनना है स्वतंत्र बनना है, स्वतंत्र बनना है हमें, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसको भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या था, पहले से ये प्रण ले रखा था कि भारत को डोमिनियन स्वायत्त राज्य नहीं बनाना, भारत को एक स्वतंत्र राज्य बनाना है। इसलिए इसको कर दिया रिजेक्ट और द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देने से मना कर दिया। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ भारत की तरफ से कुछ लोग थे, जैसे कि कुछ मुस्लिम लीग के तरफ से कुछ रियासतें थी जो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी, उनके उस में से बहुत सारे सैनिक जो थे वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे और अलग अलग जगह पे बंदी भी बनाए जा चुके थे, ठीक है। इसीलिए उन जो भारत के सैनिक इस द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी, अलग अलग जगह पे बंदी बनाए हुए थे, उनका प्रयोग करने के लिए भारत के अंदर उनका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें सहायक भी हो और उनको छुड़ा भी लिया जाए। इसीलिए 1942 1942 में
कैप्टन मोहन सिंह ने गठन किया किसका? इंडियन नेशनल आर्मी का, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया 1942 में। याद रखें इसके अंदर वही सैनिक थे जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे जापान जर्मनी से, और जापान जर्मनी वगैरह देशों के अंदर जिनको बंदी बना लिया गया था। तो इन्होंने सोचा कि उन लोगों को संगठित करके एक आर्मी बनाई जाए और ब्रिटेन जापान को हम बोलेंगे कि हम तुम्हारा साथ देंगे, और इस प्रकार से उनका प्रयोग भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, लेकिन ये जो गठन किया ये कुछ असफल हो गया। असफल क्यों हुआ? क्योंकि जो कि जापान जर्मनी वगैरह की गवर्नमेंट थी उनसे किसी बात पे मतभेद हो गया। इसके बाद 1931 में जापान के टोक्यो में फिर से गठन किया गया आज़ाद हिंद फौज का। अब की बार किसने किया? रास बिहारी बोस ने। और इसके बाद फाइनली सिंगापुर के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, जो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद एक चीज़ और याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, 6 जुलाई 1944 को सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन से इनको पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से कब और किस के चीज़ के माध्यम से कहा गया, तो आज़ाद हिंद फौज रेडियो स्टेशन के माध्यम से 1944 में पहली बार इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। चलिए, ये तो थे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। अभी दोबारा से आते हैं कि क्रिप्स मिशन जो आया भारत के अंदर, इसका विरोध किया और इसको किस किस नेता ने क्या कहा। तो 2 बातें याद रखना, जो क्रिप्स मिशन था इसको महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक। बिकॉज ये क्या था कि जो क्रिप्स मिशन के अंदर कहा था कि स्वायत्त राज्य बना देंगे, इन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है भाई, वो तो अग्रिम तिथि का चेक तुम है, ये हमारा हमें स्वीकार नहीं है। और इसी को नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा था भाई ये तो खाली चेक है, इसका हम क्या करेंगे। ठीक है, यानी तो अपनी अंग्रेज जो हैं इस चेक को भरेंगे तो भरेंगे, युद्ध के बाद नहीं तो हो सकता ना भी भरें, अभी तो खाली पड़ा चेक है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये कह करके महात्मा गांधी जी ने भी, नेहरू जी ने भी और कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद अस्वीकार तो किया और इसी के साथ अपना सबसे फेमस एक आंदोलन जो चला था महात्मा गांधी जी का, वो इन्होंने चलाया। आंदोलन कौन सा था? 1942 में जो चला था, लगभग ये चला था 8 या 9 अगस्त के आसपास। और इसको हम कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको? भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, ये चला 8 या 9 अगस्त 1942 को। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था नेहरू जी ने। ठीक है, और ये आंदोलन, ये जो शब्द किसने बनाए थे? ये बनाए थे मेहर अली ने। मेहर अली ने शब्द बनाए थे। ठीक है, और इस आंदोलन जो है ये चलाया किसने था? तो वो आप जानते ही, महात्मा गांधी जी ने। तो तीनों चीज़ें, तीनों क्वेश्चंस आप याद रखोगे कि प्रारूप किसने तैयार किया इसका? नेहरू ने। और ये शब्द किसने दिया था? ये भारत छोड़ो, मेहर अली ने। और चलाया किसने था? महात्मा गांधी जी ने। और याद रखें, महात्मा गांधी जी का ऐसा पहला आंदोलन था जिसके अंदर हिंसा भी हुई और इस आंदोलन का कोई लीडर भी नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है वो पुणे से गिरफ्तार हो चुके थे और नेहरू जी अहमदनगर से गिरफ्तार हो चुके थे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि किन को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो कोई लीडर नहीं था, बिना लीडर का, और इस आंदोलन के अंदर हिंसा भी हुई जो चलाया गया आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बात करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हो कि सारा सिस्टम चल रहा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात और याद रखिएगा कि
1939 में जब अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त ऑफर आया था, तो उसके विरोध में एक और आंदोलन चला था, जो कि चलाया था विनोबा भावे ने चलाया था। ठीक है, और कौन सा आंदोलन चला था? वो चला था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया? विनोबा भावे ने। किसके खिलाफ? अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ चलाया था। ठीक है, 1940 के अंदर। और याद रखें, विनोबा भावे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं पहले जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ठीक है, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए दोबारा से यहीं पे आओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा चल रहा था, जिसको किसने चलाया था? बिना लीडर का था, हिंसा हुई थी, वो सारी बात मैंने आपको बताई। कुल मिला के उधर से द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति वैसे खराब हो चुकी थी, इधर से भारत के अंदर आंदोलन पे आंदोलन चल रहे थे, तो इधर से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या? ये चीज़ आप याद रखें कि 1944 के अंदर 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद क्या हुआ? अब महात्मा गांधी जी तो व्यथित हुए। ठीक है, क्योंकि उनके परिवार का सदस्य भाई अहम सदस्य, और वो भी आप जानते हो कौन थे वो, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उस शोक को दूर रख के आंदोलन से बाहर नहीं हुए और लगातार आंदोलन करते रहे। इसके बाद 1945 में क्या हुआ? 1945 के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराए गए यूएसए के द्वारा। कहाँ पे गिराए? जापान के अंदर। और कहाँ कहाँ गिराए आप अच्छी प्रकार से जानते हो, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की इन 2 जगह पे परमाणु बम गिराए गए, जिसके कारण बहुत विध्वंस हुआ। अब बेटा देखो, मैं स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा कि बम गिरा कैसे, क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में रहस्यमय कथाएं, वो सुनाने में इस कक्षा के अंदर नहीं आया हूँ। अगर आपको वो सुननी है तो आप कहीं और से जाके सुनो उसको। यहाँ पे वही चीज़ आपको स्टेप टू स्टेप करवाऊंगा जो आपके वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो करते रहे। चलिए, तो 2 जगह बम गिराए, जापान की हालत खराब। इसीलिए जापान का हालचाल पूछने के लिए 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जापान के लिए उड़े ताकि उनकी सहायता की जाए। ये बम डाल दिए गए थे और उसके बाद उनका पता ही नहीं चला कि कहाँ गए कहाँ नहीं। उसके बाद उनका कोई पता, कोई खोज खबर नहीं लगी कि सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए। याद रखें आप। ठीक है, तो लास्ट टाइम कब उड़े थे वो? 18 अगस्त 1945 को यहाँ से उड़े थे। चलिए, इसके बाद अब युद्ध के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी और भारत के अंदर संघर्ष लगातार जारी था, तो उसके खिलाफ वो लड़ने के लायक नहीं बचे थे। इसीलिए 1946 के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक भारत के अंदर प्रस्ताव भेजा जिसको हम बोलते कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन भेजा भारत के अंदर। और ये जो कैबिनेट मिशन जो है, इसके अंदर 3 सदस्य थे। एक तो जो पीछे मैंने आपको बताया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्यों को भेजा गया इसके अंदर। और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीयों को कहा गया कि भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन किया जाए और अपना संविधान का निर्माण किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप ये कैबिनेट मिशन जो है ये आया कब था? कैबिनेट मिशन आया था अप्रोक्सीमेटली मार्च के आसपास, मार्च 1946 में। और जिसके अनुरूप जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, जिसके अंदर कांग्रेस का बहुमत आया। बेटा कितनी सीट थी?
कहाँ से कितनी थी, राज्यों से कितनी थी, प्रिंसली स्टेट से कितनी थी, SC ST के लिए कितनी थी, वो सारी सीटें जो है ना वो विषय हमारा रहेगा पॉलिटी का। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर जस्ट हम हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे। तो जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ जिसके अंदर कांग्रेस का बहुमत आया। ठीक है, यू नो वेरी वेल, 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 73 मिली थी मुस्लिम लीग को। इसीलिए मुस्लिम लीग को लगा कि वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की ही चलेगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस संविधान सभा का विरोध किया और इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। और इस डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या है, इस डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है कि उन्होंने क्या किया, पहले ही वैसे तो उन्होंने धमकी दे दी थी कि अगर उनकी राय नहीं मानी गई तो क्या करेंगे, वो खुलेआम चाकू तलवारों से लोगों पर हमला करेंगे। वही उन्होंने किया। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब 16 अगस्त को सुबह सुबह उन्होंने क्या किया, दराते, चाकू, तलवार आदि से बंगाल के अंदर विध्वंस मचा दिया। आम जनता और जहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम एक प्रकार से दंगा छिड़ गया था और सरेआम लोगों को काटा गया। यही था आपका डायरेक्ट एक्शन डे। एग्जाम में पूछ सकते हैं कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद लेकिन फिर भी इनकी नहीं मानी गई। इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के सामने अलग देश की मांग रखी थी जिसको कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया था। ठीक है, और उसके बावजूद चुनाव भी हुए। तो इन सब का विरोध करने के कारण ही इन्होंने क्या किया था, ये डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया था 16 अगस्त 1946 को। लेकिन एट लास्ट इन सब के बावजूद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी संविधान सभा बनी। और पहली बैठक जो हुई इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, जैसे फ्रांसीसी जो प्रणाली थी, फ्रांस की प्रणाली, उसी के आधार पे जो सबसे एज्ड पर्सन है, सबसे ज़्यादा आयु के व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, कौन थे वो, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद अगली बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसके बाद तीसरी जो बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, इसके अंदर नेहरू जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, यानी हमारे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या रहेगा। जैसे कि आज हमारी प्रस्तावना है जो कि संक्षिप्त रूप में हमारे पूरे संविधान का हमें आभास करा देती है, उसी प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव था आपका, जो कि पूरे संविधान का उद्देश्य क्या रहेगा वो बताने वाला था। ठीक है, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और ये उद्देश्य प्रस्ताव मानना कब गया, स्वीकार कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो याद रखें 22 जुलाई 1947 को इसे माना गया। इसके बाद अब भारत के अंदर जैसा कि आप जानते हैं संविधान सभा बन चुकी थी, सारा प्रोग्राम हुआ। ठीक है, अब भारत की स्वतंत्रता के लिए एक वायसराय को बुलाएगा, जिसको मैंने आपको बताया था माउंटबेटन को। और उन्होंने क्या किया, भारत की आज़ादी के लिए माउंटबेटन प्लान बनाया। माउंटबेटन प्लान बनाया, कब बनाया, 3 जून को बनाया। और इसको रखा कब गया सभा के अंदर, इसको रखा गया 4 जुलाई को। और ये जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्लान था, ये सभा से पास कब हुआ, 18 जुलाई को। और इसी के आधार पे 14 अगस्त को, वो भी कब, मध्य रात्रि में, 14 अगस्त को मध्य रात्रि में क्या किया गया, 14 अगस्त को मिडनाइट में 2
स्वायत्त राज्य, 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान बनाए गए। और एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का जो सबसे पहला वायसराय कौन था स्वायत्त राज्य बनने के बाद, स्वतंत्र बनने के बाद? तो याद रखिए वो कौन थे? माउंटबेटन, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था? आज़ाद किया था। अब आप बोलोगे सर 15 अगस्त होता है, तो बेटा इसलिए मैंने लिखा है कि 14 अगस्त को मिडनाइट, मध्य रात्रि में आज़ाद किया गया। ठीक है, तो आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान के समय में लगभग आधे घंटे के आसपास का अंतर है। तो जब भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बने तो उस समय पे पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त थी और भारत के अंदर क्या हो चुकी थी? 15 अगस्त हो चुकी थी, क्योंकि समय उससे थोड़ा सा आगे था। इसलिए भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत आज़ाद हो गया। और इसके बाद एग्जाम में एक और जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ आज़ादी के समय पे महात्मा गांधी जी जो थे वो किस जगह पे, किस स्थान पे थे? तो याद करें, महात्मा गांधी जी थे नवाकली। ये जगह कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पे थे। इसके बाद यू नो वेरी वेल कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को किसने मारा? नथुराम गोडसे ने मारा। ठीक है, याद रखें 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी नथुराम गोडसे ने उनके सीने में गोलियां मारकर। वैसे आप याद रखें नथुराम गोडसे ने क्यों मारा? देखिए नथुराम गोडसे वैसे तो महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर था पहले तो, लेकिन 1930 के बाद धीरे धीरे उनके विचारों में मतभेद हो गया। मतभेद किस प्रकार से हुआ? उनको लगता था कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा संवेदनशील हैं और हिंदुओं के लिए ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। यानी कि वो, उनका ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी जी जो हैं मुस्लिमों के लिए का ज़्यादा साथ देते हैं, इसीलिए उनके विचारों में मतभेद हो गया। और एट लास्ट फाइनली जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था कि देखिए जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग हुए तो भारत की तरफ से एक घोषणा की गई थी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उस 55 करोड़ रुपए में से अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ दिया जा चुका था पाकिस्तान को, बचा हुआ था बाकी का पैसा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने कश्मीर पर ज़बरदस्ती आक्रमण कर दिया और वहाँ के कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। तो भारतीयों ने, कांग्रेस ने कहा कि बाकी का बचा हुआ पैसा हम नहीं देंगे क्योंकि इसने हमारे क्षेत्र को अधीन किया है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने किया कि हमने जो कमिटमेंट की है वो हम पूरा करेंगे और उनको पैसे देंगे, वो चाहे कुछ भी करें। इसलिए महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, जो कि नाथुराम गोडसे को और बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या किया? उनको गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। और भी काफ़ी सारे रीजन थे, छोटे छोटे जो रीजन रहे हैं महात्मा गांधी जी को गोली मारने के। ठीक है, तो याद रखें। लेकिन माउंटबेटन ने बाद में एक स्टेटमेंट दी थी कि अंग्रेज, ब्रिटिश लोग बहुत खुशकिस्मत थे कि उनके शासनकाल के अंदर ये कालिख उनके मुंह पर नहीं पुती। यानी उनका कहना था कि हम खुशकिस्मत थे कि महात्मा गांधी जी जैसे महात्मा इंसान की मृत्यु हमारे काल में नहीं हुई, नहीं तो ये कालिख हम जीवन भर नहीं धो पाते। ठीक है, तो उन्होंने, उनकी मृत्यु उनके अपने ही लोगों ने किया। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास संपूर्ण होता है। और बच्चे इसके बाद एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास हम शुरू करेंगे और 8 लेक्चर, 8 कक्षाएं करवाऊंगा आपको मैं, अलग अलग 8 कक्षाएं, और ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। स्टोन एज सबसे पहले, उसके बाद मेटल एज के ऊपर 2 कक्षाएं जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। उसके बाद में फिर मैं आपको करवाऊंगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों जो आपके धार्मिक आंदोलन है। उसके बाद में हमारा जो महाजनपदाज जो है, महाजनपदों का उदय जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर मगध साम्राज्य हमारा उदय हुआ था, तो जिसके अंदर हर्यक वंश थे वगैरह। उसके बाद में जो मुख्य रूप से मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर वंश, दैट्स इट। ये 8 भागों में हम करेंगे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को। तो मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, ये आधुनिक भारत का इतिहास हमारा कंप्लीट।